हिंदुस्तान में एक सुल्तान ऐसा भी था कि जब तक जिंदा रहा अंग्रेजों को लगा कि वो हिंदुस्तान पर काबिज नहीं हो सकते। लेकिन एक अंग्रेज अफसर ने जब उसकी लाश मैसूर के किले के बाहर देखी तो कहा कि अब हिंदुस्तान हमारा है। ये बरसगीर में अंग्रेजों के लिए आखिरी बड़ी रुकावट थी। ये 1760 का हिंदुस्तान है। दिल्ली से कोई 2200 किलोमीटर दूर जनूबी हिंदुस्तान का एक शहर संगापटम। इस शहर के एक मीनार पर बने कमरे में एक अजीब सी सरगर्मी जारी है। एक 10 साल लड़का बड़ी जाफिशानी से एक रेती की मदद से खिड़की की सलाखें काट रहा है और इसके पास बैठा इसका 5 साल भाई आंखों में खौफ भरे उसे देख रहा है। बड़े लड़के ने खिड़की की सलाखें काटी, फिर खिड़की से एक रस्सी बांधकर नीचे लटका दी। उसने अपने भाई को पीठ पर लादा और रस्सी के जरिए नीचे उतर गया। कुछ ही देर में सारे संगापटम में हाहाकार मच गई कि बागी जर्नैल हैदर अली के दोनों कैदी बेटे टीपू और करीम फरार हो चुके हैं। जी हाँ, ये सलाखें काटने वाला नन्हा बहादुर फतेह अली टीपू था और अब यही नन्हा सुल्तान अपने भाई के साथ दुश्मनों से छुपता फिर रहा था। वजह यह थी कि टीपू का वालिद हैदर अली, जो मैसूर के राजा का सिपा सालार था, अपने मुखालफिन की साजिशों की वजह से बागी करार पा चुका था। अब वो शहर से फरार था। उसके बेटों को कैद कर लिया गया था, लेकिन वो भी भाग निकले थे। इस दौरान होली का त्योहार आया। हैदर अली के हमदर्दों ने टीपू और उसके भाई को होली के रंगों में रंग दिया। टीपू ने चेहरे पर भी शेर का मास्क पहन लिया और फिर दोनों भाई किसी की नजरों में आए बगैर ही शहर से निकल गए और अपने बाप से जा मिले। इस इंतहाई फिल्मी अंदाज के फरार के 1 साल के अंदर अंदर टीपू का बाप हैदर अली मैसूर का हुक्मरान बन चुका था और टीपू वलीअहद। लेकिन हैदर अली का 21 साला दौरे हुकूमत दुश्मनों से जंग और जदल ही में गुजर गया और जब 1782 में हैदर अली की वफात के बाद टीपू तख्त नशीन हुआ तो यही मसाइल उससे भी मुंतकिल हो गए। मैसूर की हुक्मरानी फूलों का बिस्तर नहीं, कांटों की सेज थी। ये तय था कि टीपू कितना ही काबिल हुक्मरान सही, लेकिन वो अपनी सल्तनत की तबाही को टाल तो सकता था, रोक नहीं सकता था। इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह थी रियासत मैसूर का इंतहाई मुश्किल जोग्राफिया। वो सूबे जो आज भारतीय स्टेट कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला कहलाते हैं, उनके बहुत से हिस्से रियासत मैसूर में शामिल थे। देखने में ये एक बड़ी रियासत थी, लेकिन इसके साथ मसला ये था कि इसके 3 इंतहाई खतरनाक दुश्मन इसकी सरहदों पर ही बैठे थे। कुछ मशरकी इलाकों और जनूब में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों की हुकूमत थी, जिनका जनूबी हिंदुस्तान में फौजी मरकज मद्रास था, जो अब चेन्नई कहलाता है। अंग्रेज इलाके के साथ मशरकी में हैदराबाद दक्कन की रियासत थी, जो अब आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, जबकि शुमाल की तरफ मरहट्टे थे, जिनकी सल्तनत मैसूर की सरहदों से दिल्ली तक फैली हुई थी और मगरिब में था समंदर। यानी किसी तरफ से टीपू को कोई मदद मिल सकती थी और ना ही वो पीछे हट सकता था। इस खतरनाक जोग्राफी के साथ एक और बड़ा मसला भी था और वो ये कि मैसूर हिंदुस्तान की दौलतमंद रियासतों में से एक थी। मसाला जात की पैदावार और कपड़े की सनत यहाँ खूब फल फूल रही थी। मैसूर के शहरियों की आमदन बाकी हिंदुस्तान के लोगों से 5 गुना ज्यादा थी, तो ऐसे में मैसूर के मुखालफिन की राल क्यों न टपकती। इसके तीनों तरफ फैले दुश्मनों का वाहिद मकसद मैसूर पर कब्जा करना था, इसलिए उनसे सुलह या मुआहदे का सवाल ही पैदा नहीं होता था। यूं मैसूर की रियासत खतरनाक जोग्राफी और मुश्किल हालात में कमजोर दिफाई पोजीशन पर खड़ी थी, लेकिन टीपू हार मानने वालों में से नहीं था। वो सुलह और जंग दोनों के लिए तैयार रहता था। उसने पहले अपने दुश्मनों से सुलह के मुआहदे भी किए, लेकिन ये तमाम के तमाम मुआहदे नाकाम रहे और टीपू सुल्तान को आखिर जंग ही करना पड़ी। इन जंगों में कई बार उसने अपने दुश्मनों के ऐसे दांत खट्टे किए कि लोग उसे शेर मैसूर कहने लगे। इस सिलसिले की पहली जंग वही थी जो उसे अपने बाप से विरसे में मिली थी, यानी अंग्रेजों से जंग, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर हमला कर दिया था। ये वही जंग थी जिसके दौरान ही टीपू सुल्तान के वालिद हैदर अली की वफात भी हुई थी। टीपू की जगह कोई और होता तो बाप की मौत और दुश्मनों से जंग उसके असाब शल कर देती और यह रियासत उसी वक्त खत्म हो जाती। लेकिन टीपू ने तख्त नशीन होते ही एक के बाद एक अंग्रेजी लश्कर को धूल चटाई। फिर उसने बेंगलोर के किले में मैसूर अंग्रेजी फौज को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। बरसगीर की तारीख में अंग्रेजों को ऐसी जिल्लत आमेज शिकस्त न इससे पहले कभी हुई थी न उसके बाद।
ऐसे में जख्मों से चूर अंग्रेजी फौज ने सुलह की दरखास्त की। अगर टीपू सुल्तान ये जंग जारी रखता तो जनूबी हिंदुस्तान में अंग्रेजों के हेडक्वार्टर मद्रास पर भी काबिज हो सकता था। ऐसी सूरत में कम से कम जनूबी हिंदुस्तान से अंग्रेजी तसल्लुत का खात्मा हो जाता। लेकिन टीपू ने रहमदिली से काम लिया और सुलह कर ली। 1784 में उसने अंग्रेजों से जंगबंदी का मुआहदा भी कर लिया। इस फतह से टीपू तो हिंदुस्तान के लोगों का हीरो बन गया, लेकिन बरतानिया में सफे मातम बिछ गई। अंग्रेजों ने तय कर लिया कि अगर हिंदुस्तान पर कब्जा बरकरार रखना है तो टीपू को रास्ते से हटाना होगा, और इसके लिए उन्होंने साजिशों का जाल बिछाना शुरू कर दिया। इन साजिशों में टीपू सुल्तान की एक कमजोरी उनके बहुत काम आई। वो कमजोरी ये थी कि टीपू दरबारियों को खुश रखने का हुनर नहीं जानता था। उसने हुक्मरान बनने के बाद कई नए लोगों को अपने दरबार में जगह दी, जिससे पुराने दरबारी नाराज हो गए, जिनमें वजीर खजाना मीर सादिक और वजीर अव्वल पूर्णिया पेश थे। ये वो लोग थे जिन्होंने टीपू सुल्तान को तख्त संभालने में मदद दी थी, लेकिन अब उन्हें लगने लगा था कि टीपू सुल्तान उन्हें नजरअंदाज कर रहा है। टीपू अपनी असूल पसंदी की वजह से अपने साथियों को सजाएं भी देता था, जिसकी एक मिसाल ये है कि जब टीपू के इंतहाई माहिर और वफादार जनरल मोहम्मद अली कमेदान ने टीपू के मुखालिफ को पनाह दे दी तो टीपू ने मसलहत से काम नहीं लिया। उसने कमेदान को गिरफ्तार कर लिया। कमेदान ने कैद ही में खुदकुशी कर ली। इस वाक़े से सुल्तान के बहुत से वफादार बददिल हो गए। चुनाचे दरबारी साजिशों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसमें अंग्रेजों की दाल गलने का इम्कान पैदा हो गया। अब उन्हें टीपू के दरबार से गद्दार मिलने लगे थे, और इस गद्दार फैक्ट्री का खरीदार था ईस्ट इंडिया कंपनी का आया हुआ नया गवर्नर जनरल। हिंदुस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी के नए गवर्नर जनरल का नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये शख्स बहुत मक्कार था और दुश्मन को मैदान जंग में हराने से ज्यादा उसे अपने घर में कमजोर करने का हुनर जानता था। उसने टीपू सुल्तान की रियासत में कई जासूस भेजे, जिनमें एक का नाम था सैयद इमाम। ये शख्स टीपू के दारुल हुकूमत सरंगापटम पहुंचा, जहां उसने नाराज और लालची दरबारियों को ईस्ट इंडिया कंपनी की हमायत पर तैयार कर लिया। लेकिन ये साजिश बर वक्त पकड़ी गई। टीपू सुल्तान ने इसका सख्त नोटिस लिया। गद्दारों और सैयद इमाम को सजाए मौत दी गई, लेकिन इससे गद्दार फैक्ट्री से गद्दारों की प्रोडक्शन रुकी नहीं, बल्कि उनकी तादाद बढ़ने लगी। टीपू के दरबारियों को खरीदने के बावजूद लॉर्ड कॉर्नवालिस तन्हा टीपू के मुकाबले पर आने से डरता था। उसने निजाम हैदराबाद और मराठों को भी साथ मिला लिया। जंग शुरू करने के लिए उसने ये बहाना किया कि टीपू ने अंग्रेजों के एक इत्तेहादी राजा ट्रंकोवर के खिलाफ जंग छेड़ी है। हालांकि ये जंग टीपू ने नहीं, राजा ने खुद छेड़ी थी, और टीपू की जवाबी कार्रवाई के बाद ये मामला खत्म हो चुका था। लेकिन कॉर्नवालिस ने इस जंग को जवाज बनाकर साबका शिकस्त के वक्त किया जाने वाला सुलह का मुआहदा तोड़ दिया और मैसूर पर चढ़ाई कर दी। पहले उसने मैसूर के अहम शहर बेंगलोर पर कब्जा कर लिया। टीपू सुल्तान ने जवाबी हमला करते हुए उसे बेंगलोर में घेर लिया। लेकिन जब टीपू सुल्तान फैसलाकुन हमला करने वाला था तो उसकी फौज में मौजूद गद्दारों ने हमले की तफसीलात लॉर्ड कॉर्नवालिस तक पहुंचा दी, जिसकी बदौलत वो बचकर निकलने में कामयाब हो गया। वो न सिर्फ टीपू के हमले से बच निकला, बल्कि उसने एक लंबा चक्कर काटते हुए टीपू सुल्तान के मरकज सरंगापटम पर चढ़ाई कर दी। लेकिन सरंगापटम से 15 किलोमीटर की दूरी पर उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वजह यह थी कि उसकी फौज थक चुकी थी। टीपू के छापामार दस्तों ने अंग्रेजों की सप्लाई लाइन भी काट दी थी। कॉर्नवालिस के दोनों इत्तेहादी यानी मराठे और निजाम, जिन्होंने इस जंग में अंग्रेजों की मदद के लिए फौज भेजने का वादा किया था, वो दोनों भी मदद को नहीं पहुंचे थे। यूं कॉर्नवालिस सरंगापटम के मुहासरे में नाकाम रहा। उसके फौजी भूख और बीमारी से मरने लगे थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस को एहसास हो गया था कि इन हालात में उसने टीपू की फौज पर हमला किया तो उसे जिल्लत आमेज शिकस्त का मजा चखना होगा। चुनांचे उसने मजीद लड़ाई का ख्याल छोड़ा और अपनी फौज के साथ बेंगलोर की तरफ भाग निकला। ये वो मौका था जहां टीपू सुल्तान ने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की। गलती यह कि उसने भागती हुई और शिकस्त खुर्दा अंग्रेज फौज का पीछा करके उसे तबाह करने के बजाय उसे निकल जाने का मौका दिया। इस गलती का खमियाजा पहले मैसूर और फिर सारे बर्रे सगीर को गुलामी की सूरत में भुगतना पड़ा। कॉर्नवालिस बचकर निकल गया और जल्द ही मराठों और निजाम से जा मिला। फिर ये तीनों इत्तेहादी यानी अंग्रेज, मराठे और निजाम खूब तैयारी के साथ दोबारा सरंगापटम पर टूट पड़े। उन्होंने सरंगापटम का मुहासरा कर लिया। अब टीपू को एहसास हुआ कि वो कॉर्नवालिस को भागने का मौका देकर एक नाकाबिले तलाफी गलती कर चुका है।
लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मुहासरा हर गुजरते दिन के साथ सख्त हो रहा था। ऐसे में टीपू ने हार मान ली और सुलह की दरख्वास्त की। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सुलह के बदले में टीपू सुल्तान से मैसूर की आधी सल्तनत और 8 करोड़ रुपए तावाने जंग वसूल किया। यूं अपनों की गद्दारी और जंगी गलतियों की बदौलत टीपू सुल्तान की ताकत पर ऐसी कारी ज़रब लगी कि उसके बाद वो कभी ना संभल सका। लॉर्ड कॉर्नवालिस के हाथों शिकस्त के टीपू और उसकी सल्तनत पर 2 फौरी असरात मुरतब हुए। एक तो यह कि टीपू सुल्तान पर अंग्रेजों से बदला लेने का एक जुनून सवार हो गया। टीपू ने तय कर लिया कि वो जब तक अंग्रेजों को शिकस्त नहीं देगा वो पलंग पर नहीं सोया करेगा, बल्कि फर्श पर सोएगा। और उसने ऐसा किया भी। उसने एक खिलौना घड़ी भी तैयार करवाई जिसमें एक शेर एक बरतानवी फौजी का गला दबोच रहा था। और ये घड़ी आज भी लंदन के म्यूजियम में महफूज है। टीपू इस घड़ी को देखकर दुश्मन से बदले की तरकीबें सोचता रहता। जंग का दूसरा असर यह हुआ कि टीपू के वफादारों ने भांप लिया कि अब टीपू और उसकी सल्तनत का कोई मुस्तकबिल नहीं है, इसलिए वो सुल्तान से दूर दूर होने लगे। शायद ये बात बहुत से लोगों के लिए हैरानी का बायस हो, लेकिन हकीकत ये है कि उस दौर में हिंदुस्तान में आजाद रियासतों का कायम होना और टूटना एक आम सी बात थी। चुनाचे किसी रियासत से वफादारी के लिए एक ही शर्त थी कि वो ताकतवर हो और वहां के लोगों को वहां अपना मुस्तकबिल महफूज नजर आए। लेकिन जब रियासत कमजोर पड़ जाती थी तो उसके वफादार पार्टियां बदल लिया करते थे और किसी ताकतवर ग्रोह या रियासत से मिल जाते थे। ये उस दौर के हिंदुस्तान की इंतहाई तल्ख सच्चाई थी जिसने आखिरकार सारे खित्ते को अंग्रेजों का गुलाम बना दिया। यहाँ ये बात बताना भी अहम है कि टीपू सुल्तान के 12 बेटे और 5 बेटियां थीं, लेकिन उसके एक बेटे में भी ये सलाहियत नहीं थी कि वो इन खराब हालात में टीपू का बेहतरीन जानशीन साबित हो। चुनाचे जिस रियासत का हुक्मरान बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा हो, वो आधा इलाका खो चुकी हो, ताकतवर दुश्मनों से घिरी हो और उसे एक मजबूत जानशीन की उम्मीद भी ना हो, उसका ज्यादा देर तक बरकरार रहना सिर्फ एक मुआजिजा ही हो सकता था। लेकिन टीपू सुल्तान मुआजिजे की उम्मीद ही लगाए बैठा था, और उसे ये उम्मीद थी बरतानिया के बदतरीन दुश्मन फ्रांस से, जो माजी में टीपू सुल्तान का इत्तेहादी रह चुका था। टीपू ने फ्रांसीसी जनरल नेपोलियन बोनापार्ट के पास अपना सफीर भी भेजा था और मदद की दरख्वास्त की थी। नेपोलियन ने टीपू को एक जवाबी खत भी लिखा, लेकिन यह खत रास्ते में अंग्रेज जासूसों ने पकड़ लिया। बरतानिया और हिंदुस्तान में कोहराम मच गया कि नेपोलियन टीपू की मदद के लिए हिंदुस्तान का रुख करने वाला है। जब नेपोलियन 1798 में फौज लेकर मिस्र पर हमला करने के लिए निकला तो बरतानिया यही समझा कि नेपोलियन हिंदुस्तान जाने वाला है। फिर नेपोलियन ने मिस्र पर कब्जा कर लिया तो भी अंग्रेजों का यही ख्याल था कि शायद वो जमीनी रास्ते से हिंदुस्तान पहुंचने की कोशिश करेगा। लेकिन जब बरतानवी बहरिया ने फ्रांस को शिकस्त दे दी तब कहीं जाकर हिंदुस्तान में कंपनी सरकार ने सुख का सांस लिया। लेकिन चूंकि उस जमाने में एक खबर समंदर पार पहुंचने में महीनों लगा दिया करती थी, इसलिए बरतानिया और हिंदुस्तान में ये अफवाहें बहुत अरसे तक गर्दिश करती रही कि नेपोलियन टीपू की मदद के लिए अब आया कि तब आया। टीपू अब चारों तरफ से दुश्मनों में घिर चुका था और फ्रांस से मदद आने का इम्कान भी खत्म हो चुका था। यह ऐसा वक्त था जब उसके दुश्मनों ने सिर्फ यह तय करना था कि वो शेर मैसूर का शिकार कब, कहां और कैसे करेंगे। इस दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को वापस बुलाकर लॉर्ड वेल्लेस्ली को गवर्नर जनरल बना दिया। यह शख्स उस वक्त के बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म का दोस्त था। दोनों दोस्त चाहते थे कि हिंदुस्तान पर मुकम्मल कब्जा किया जाए और उनकी नजर में टीपू सुल्तान ही सबसे बड़ी रुकावट था। अंग्रेजों के जहन पर मुसलसल ये खौफ सवार था कि अगर कहीं फ्रांस टीपू की मदद को पहुंच गया तो हिंदुस्तान उनके हाथ से निकल जाएगा। और यह खौफ बेजा भी नहीं था, क्योंकि टीपू के खिलाफ आखिरी जंग से सिर्फ 18 साल पहले फ्रांस ने बरतानिया की एक और कॉलोनी अमेरिका में ऐसी ही मुदाखलत की थी। उसने अमेरिकी जंग आजादी के हीरो जॉर्ज वाशिंगटन की मदद की थी, जिसकी वजह से बरतानिया को शिकस्त हुई और अमेरिका आजाद हो गया था। बरतानिया फ्रांस को फिर मुदाखलत की इजाजत देकर हिंदुस्तान में टीपू की शक्ल में एक नया जॉर्ज वाशिंगटन अफोर्ड नहीं कर सकता था। चुनांचे लॉर्ड वेल्लेस्ली टीपू सुल्तान के खिलाफ जंग का जहन बनाकर ही हिंदुस्तान पहुंचा। उसने आते ही जंग की तैयारियां शुरू कर दी। बरतानिया से ताजादम फौजी दस्ते भी उसकी मदद के लिए पहुंचने लगे, लेकिन लॉर्ड को टीपू के खिलाफ किसी बड़ी फौजी कार्रवाई की जरूरत नहीं थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस जिन गद्दारों को तैयार करके गया था अब वेल्लेस्ली के साथ थे।
लॉर्ड वेल्सली ने ये टीपू के गद्दारों से तय कर लिया था कि वो कहीं भी मैसूर की फौज को अंग्रेजों का मुकाबला नहीं करने देंगे। मैसूर के ज्यादातर किलों के कमांडरों ने भी लॉर्ड को यकीन दिला दिया था कि जैसे ही हमला शुरू होगा वो हथियार डाल देंगे, यानी इस जंग का नतीजा पहले से फिक्स था। चुनाचे फतह का पूरा यकीन करके लॉर्ड वेल्सली अपने इत्तेहादियों के साथ मैदान जंग में कूद गया। सुलह का मुआहदा तोड़ने के लिए उसने ये ऐलान किया कि टीपू फ्रांसीसियों के साथ मिलकर कंपनी सरकार के खिलाफ साजिशें कर रहा है, इसलिए जंग जरूरी है। फरवरी 1799 में अंग्रेजी फौज और उसके इत्तेहादी चार अतराफ से मैसूर पर हमलावर हो गए। टीपू ने हमलावर अंग्रेजों के मुकाबले के लिए लश्कर रवाना किए, लेकिन कमांडरों ने दुश्मन पर हमले का हर मौका जाया कर दिया। अपने कमांडरों का ये अंदाज देखकर मैसूर के सिपाही सवाल करते थे कि जब दुश्मन जद में है तो हमला क्यों नहीं किया जा रहा, लेकिन उन्हें यह जवाब देकर चुप करा दिया जाता था कि यह सुल्तान ही की हिकमत अमली है। लेकिन हकीकत में गद्दारों ने शेर मैसूर के हाथ पांव बांधकर उसे दुश्मन के सामने फेंकने का मंसूबा बना लिया था। लेकिन अब शेर मैसूर भी हार मानने को तैयार नहीं था। एक मौके पर वो खुद फौज लेकर निकला और उसने अंग्रेज जनरल हैरिस के छक्के छुड़ा दिए। लॉर्ड वेल्सली ने भी अपनी एक रिपोर्ट में टीपू के माहिर जर्नैल होने का एतराफ किया है, लेकिन टीपू के गद्दार अफसर यहां भी अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। वो जानबूझकर टीपू के फौजी दस्तों को दुश्मन की तोपों की जद में लेकर आते थे। इस तरह टीपू को बहुत नुकसान उठाना पड़ा और उसने पीछे हटकर संगापट्टम में दिफाई पोजीशन ले ली। अप्रैल 1799 में यानी हमला शुरू होने के सिर्फ 2 माह बाद ही अंग्रेजों ने श्रंगापट्टम का मुहासरा कर लिया था। ऐसे में गद्दारों ने दुश्मन को बता दिया कि शहर की हिफाजती दीवार का कौन सा हिस्सा कमजोर है। अंग्रेजों ने इस दीवार को निशाना बनाया और वहां एक बड़ा शगाफ बन गया। 3 मई 1799 की रात सुल्तान के वजीर मीर सादिक ने फसील से बाहर आकर अंग्रेजों से खुफिया मीटिंग की। तय ये पाया कि अगले रोज दोपहर तक अंग्रेज उस शगाफ पर धावा बोल देंगे, जबकि मीर सादिक वहां मौजूद फौज को पहले ही हटा चुका होगा। मीर सादिक वापस चला गया और फिर 4 मई का सूरज तुलू हुआ। नजूमियों ने सुल्तान टीपू से कहा कि आज का दिन आपके लिए इंतहाई मनहूस और बदशगुन है, आप फौज के साथ रहें और खैरात करें। लेकिन जब दोपहर को सुल्तान खाना खाने बैठा तो उसे पता चला कि उसके तोपखाने का कमांडर सैयद गफ्फार शहीद हो गया है। ये सुनते ही टीपू फौज की पोजीशन का जायजा लेने के लिए किले से बाहर निकल आया। सुल्तान किले से बाहर निकला तो गद्दारों ने किले के दरवाजे अंदर से बंद कर दिए ताकि टीपू फिर वापस किले में ना आ सके। कहा जाता है कि सैयद गफ्फार की शहादत भी एक साजिश के तहत हुई थी ताकि ये खबर सुनकर सुल्तान जोश में किले से बाहर निकले। यूं ये सारी कार्रवाई भी एक बहुत बड़ा ड्रामा थी। बहरहाल वजह कुछ भी हो, सुल्तान अब किले से बाहर आ चुका था। दूसरी तरफ मीर सादिक और पूर्णिया ने फौज को तनख्वाह देने के बहाने दीवार के शगाफ से पीछे हटा लिया था। अब मैदान खाली था। अंग्रेज फौज इसी शगाफ से अंदर दाखिल होने लगी। सुल्तान ने किले में दाखिल होने की कोशिश की ताकि अपनी फौज को दोबारा जमा कर सके, लेकिन अफसोस किले के मुहाफिजों ने मालिक ही को अंदर आने से रोक दिया। इस मौके पर सुल्तान ने अंग्रेजों से आखिरी बार 2-2 हाथ करने का फैसला कर लिया। सुल्तान के साथ मुट्ठी भर सिपाही थे। उसने खिदमतगार से बंदूक लेकर अंग्रेजों पर फायरिंग शुरू कर दी। उसके मुट्ठी भर साथी भी जान तोड़ कर लड़े, लेकिन जल्द ही ये आखिरी वफादार एक एक करके गिरने लगे। खुद सुल्तान को गोलियां लगी और वो जख्मी हो गया। एक मुलाजिम ने कहा, हुजूर अंग्रेजों को बता दें कि आप कौन हैं, वो आपका एहतराम करेंगे। लेकिन तब टीपू सुल्तान ने वो अल्फाज कहे जो तारीख में अमर हो गए। उसने कहा, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर होती है। शेर मैसूर तब तक लड़ता रहा जब तक वो बेबस होकर गिर नहीं गया। अंग्रेज उस वक्त नहीं जानते थे कि किले के दरवाजे के बाहर लड़ने वाला ये शख्स टीपू सुल्तान है। सुल्तान जब गिरा तो एक लालची अंग्रेज उसकी कमर से बंधी हीरों की पेटी उतारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सुल्तान अभी जिंदा था। उसने तलवार के वार से अंग्रेज सिपाही की टांग उड़ा दी। अंग्रेज ने पलट कर गोली चलाई जो सुल्तान टीपू के सर में लगी। यूं सुल्तान शहीद हो गया। लेकिन तब तक किले में यह खबर फैल चुकी थी कि मीर सादिक और पूर्णिया ने फौज को धोखे से शगाफ से हटाया था। इस खबर के फैलने पर सिपाही मुश्तिल हो गए। उन्होंने गोली मारकर मीर सादिक को हलाक कर दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंग्रेजी फौज शहर पर काबिज हो चुकी थी और मैसूर के सुल्तान की लाश किले के दरवाजे पर पड़ी थी।
टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने पूरे फौजी एजाज के साथ सरंगापटम ही में दफन किया। शहादत के वक्त टीपू सुल्तान की उम्र 49 बरस थी, इसलिए उसे 49 तोपों की सलामी भी दी गई। टीपू की शहादत के 59 बरस बाद सारे हिंदुस्तान पर बरतानवी परचम लहरा रहा था। यूं उस अंग्रेज अफसर की बात सच हो गई जिसने टीपू सुल्तान की लाश देखकर कहा था, अब हिंदुस्तान हमारा है। अंग्रेजों ने टीपू के खानदान को कलकत्ता भेज दिया था। टीपू की औलादें इसी शहर में 200 बरस तक मेहनत मजदूरी करती रहीं। 2009 में भारतीय हुकूमत को आखिर यह ख्याल आ ही गया कि उनका शाही स्टेटस बहाल करके उन्हें टीपू की जायदाद लौटाई जाए। आज टीपू सुल्तान के मज़ार पर हिंदू और मुसलमान सभी हाजिरी देते हैं। सरंगापटम भारतीय रियासत कर्नाटका में शामिल है और रियासत में टीपू सुल्तान का यौम पैदाइश सरकारी सतह पर मनाया जाता है। अगरचे बीजेपी और सख्तगीर हिंदू मौकफ रखने वाली तंजीमें इसकी मुखालफत करती हैं। टीपू की सालगिरह मनाने के खिलाफ तो मुजाहरे भी हो चुके हैं, ताहम यह हकीकत अपनी जगह है कि टीपू सुल्तान आज भी अर्रे सगीर का अजीम हीरो माना जाता है।